कहते हैं दोस्तों कि चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है। चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है। इनकलाब की जलवाएं लिपटी मेरे बदन में है। इनकलाब की जलवाएं लिपटी मेरे बदन में है। ये कहते हैं दोस्तों कि मौत जहां जन्नत है, ये बात मेरी वतन में है। कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। ऐसे वीर योद्धा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। आज दोस्तों चर्चा करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा, एक ऐसी क्रांतिकारी दोस्तों, जिसने इस देश की आजादी के लिए निस्वार्थ रूप से दोस्तों, इस देश की आजादी के लिए अगर कुर्बानियां देनी पड़ी तो हंसते हुए इन लोगों ने जो है अपने आप को गोली खाया, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटा। तो ऐसे क्रांतिकारी दोस्तों, जिसने इस देश की आजादी के लिए निस्वार्थ रूप से, जिस उम्र में युवाएं अपने भविष्य को तलाशती है दोस्तों, जिस उम्र में युवाएं अपने भविष्य को तलाशती है, उस उम्र में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी दोस्तों अपने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी है। जी हाँ दोस्तों, 24 साल की उम्र में, कहा जाता है 24 साल की उम्र में इस देश की आजादी की जज्बा इन लोगों की वतन में रग रग में चलता था दोस्तों। खून की रग रग में इन लोगों का देश की आजादी का जज्बाएं चलती थी। कभी अंग्रेजों ने इसकी विचारधारा को गुलाम नहीं बना पाया, कभी भी अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, कभी भी कोड़े खाते रहे, लेकिन कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। अंग्रेजों की जो मकसद थी, उनके हर विचारधाराओं को इन लोगों ने हमेशा नेगलेक्ट करने का प्रयास किया, और कहीं न कहीं अंग्रेजी सरकार को झुकाने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ा दोस्तों। जब कहा जाता है कि देश में जब क्रांतिकारी का काल चल रहा था गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बाद, तो इस क्रांतिकारी का जज्बा इतना देश में फैल चुका था कि हर देश का हर युवा, हर बच्चा क्रांतिकारी बनना चाहता था और देश की आजादी के लिए मरना मिटना चाहता था। इनकी हर बच्चा के जुबान में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का नाम आता था। तो इन लोगों ने जो अपने देश के लिए किया है दोस्तों, निस्वार्थ रूप से किया है, शायद ही कोई कर पाएगा। जिस उम्र में युवाएं भविष्य को तलाशती है दोस्तों, उस उम्र में इन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। तो इसकी शहादत को हम लोग भूल नहीं सकते दोस्तों। आज आप लोगों को पता है कि आज 27 फरवरी है। आज जो है 27 फरवरी 2023 में हम लोग जी रहे हैं दोस्तों, और इसी 27 फरवरी 1931 को जो है चंद्रशेखर आजाद को गोली अपने आप को इन लोगों ने इन्होंने मार लिया था दोस्तों। अभी इसकी कहानी को चर्चा करेंगे, ठीक है, किस तरीके से अपने देश की आजादी के लिए इन लोगों ने अपने आप को भी गोली खाना पड़ा। तो खाया दोस्तों, लेकिन कभी भी पीछे कदम नहीं हटाया, ठीक है। कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की। ये कहते थे कि भारत की फिजाओं को सदा याद रहूंगा, आजाद था और आजाद रहूंगा। कभी भी ये अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके दोस्तों। ये कहते थे कि जब तक ये पिस्टल मेरे हाथ में है, कोई माई का लाल नहीं है कि मुझे जिंदा पकड़ सके। और कभी भी अंग्रेजों ने जिंदा नहीं पकड़ सका दोस्तों। अंतिम में इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया, लेकिन कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका, ठीक है। और इसके और कई सारी पंक्तियां दोस्तों, ठीक है। दुश्मन की गोली का सामना हम करेंगे और आजाद ही हैं और आजाद ही रहेंगे, ठीक है। इनकी ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं दोस्तों। ये कहते थे कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगा। इन लोगों की विचारधारा था दोस्तों। ये कहते हैं, इनकी पंक्तियां हैं दोस्तों, कि कायर की, डरपोक की, लोभियों का कोई देश नहीं होता है और धर्म नहीं होता है। जरूरत पड़ने पर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी बदल सकता है, वो देश को भी बेच सकता है। ये कहते हैं कि कायर का और डरपोक का कोई देश नहीं होता है, ठीक है। और ये सच है दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसको गहराई से सोचने का प्रयास कीजिएगा। ये कहते थे, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे इनकी पंक्तियां हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आज चर्चा करूंगा चंद्रशेखर आजाद की पूरी जीवनी के बारे में, इसकी जीवन संघर्ष के बारे में, ठीक है। किस तरीके से इन युवाओं ने अपने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी है। अपना घर नहीं बसाया दोस्तों जीवन में, इन लोगों ने कभी घर नहीं बसाया, क्योंकि उस समय घर बसाना इन लोगों का मेन मकसद था आजादी। आज हम लोग सुबह जगते हैं दोस्तों, कोई ऑफिस जाते हैं, कोई पढ़ाने जाते हैं, कोई पढ़ने जाते हैं, लेकिन उस समय देश गुलाम था दोस्तों। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। तो उस समय जब युवा जगते थे सुबह, तो यही सोचते थे कि देश को आजाद कराना है, और उस युवाओं में से एक चंद्रशेखर आजाद भी थे दोस्तों। आज ही के दिन उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया था। कैसे मारा दोस्तों? तो कहते हैं ना कि देश में कुछ ऐसे युवा वर्ग थे जो अपने देश की आजादी के लिए निस्वार्थ रूप से गोली खाने के लिए तैयार थे, तो कुछ ऐसे गद्दार भी थे दोस्तों जो अपने देश को बेचने के लिए लगे हुए थे, ठीक है। और ये गद्दारों की हिंदुस्तान में कभी कमी नहीं रही है, जिसके कारण से देश हमेशा
बाकी आप लोग समझते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जीवन संघर्ष के बारे में हम लोग चर्चा करें, इसकी जीवनी के बारे में, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था, ये चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह से 1 साल बड़े थे, 24 वर्ष की उम्र में, मात्र हम लोगों की उम्र में दोस्तों अपने आप को इन लोगों ने क्या किया, निस्वार्थ रूप से इस देश की सेवा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। ये शहीद हो गए और कहीं आज भी जो है, आज भी हर युवाओं के दिल में ये बसे हुए हैं और ये जिंदगी भर जब तक ये धरती रहेगा दोस्तों, इन युवाओं को कोई भूल नहीं सकता है, इन युवाओं को कोई भूल नहीं सकता है। और ये हमेशा प्रेरणा देती रहती है उन क्रांतिकारियों का जो हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाता है। उन क्रांतिकारियों को ये आवाज दिलाता है, उन क्रांतिकारियों को ये याद दिलाता है कि कोई भी गलत कदम कोई करता है तो गलत कदम के खिलाफ अगर आप सही आवाज उठाते हैं तो ये हमेशा प्रेरणादायक होती है, ठीक है। तो चलिए, तो इनका जन्म के बारे में कहा जाता है, इनका जन्म जो हुआ था ये 1906 ईस्वी में एमपी के भभुआ जिले में हुआ था, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, एमपी में 1906 ईस्वी में हुआ था, 1906 में भभुआ में, ठीक है। ये आपका यहाँ जन्म लिख दीजिए, यहाँ एमपी लिख दीजिए, ठीक है। और इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, ठीक है, थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग जीवनी, ठीक है। इनकी माता का नाम जगरानी देवी थी, पिता का नाम सीताराम तिवारी था। जगरानी देवी, पिता का नाम सीताराम तिवारी था, ठीक है। देखिए दोस्तों 1906 में इसका जन्म हुआ है, ठीक है। इसके संघर्ष से हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं कि कहा जाता है कि जिस समय देश गुलाम था दोस्तों, गांधी युग चल रहा था, ठीक है। तो हम शुरू से कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एक करके हम चर्चा करते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन का संघर्ष में जो है, ठीक है, आजादी की संघर्ष में इन्होंने लड़ाइयां लड़ी है, ठीक है। शुरुआत इनका कहां से हुआ था। चलिए, तो कहा जाता है कि जब गांधी जी आए, ठीक है, आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। जब गांधी जी देश की आजादी के लिए जब पहली बार आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन, ठीक है, और खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो गांधी जी 1920 से 1922 के बीच, ठीक है, 1922 के बीच जो है गांधी जी आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन। पहले खिलाफत आंदोलन था, इसी को असहयोग में बदल दिए, ठीक है, असहयोग आंदोलन। और इस समय याद कीजिए दोस्तों, इनका जन्म 1906 में हुआ है, 1906 में हुआ है इनका जन्म। इस समय इनका उम्र कितना है, 1922 में आंदोलन हुआ उनका, 1906 में जन्म हुआ है, कितना है, तो 14/6 यानी कि 16/6 22 साल न, 16 साल के थे वो उस समय। कहा जाता है कि गांधी जी जब देश में आंदोलन चलाए तो गांधी जी का सत्य और अहिंसा के विचारधारा पे आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो गांधी जी पूरे देश में घोषणा किए कि जो इस देश की आजादी को चाहता है, ठीक है, क्यों चाहता है दोस्तों, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं डिटेल्स में जाकर के। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका को आजाद करा करके आए, अफ्रीकी देशों के कई मूल को आजाद करा करके आए। जब गांधी जी 1915 में आए तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए, ठीक है, और 1917 में वो बिहार के चंपारण जिला आए, ठीक है, बिहार के चंपारण जिला है, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने उसको बिहार से आमंत्रित किए थे कि गांधी जी चलिए आप बिहार की स्थिति को देखिएगा, हालत को देखिएगा। तो कहा जाता है कि गांधी जी आए कहने पर, ठीक है। और गांधी जी उस समय इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए थे, अफ्रीका को आजादी दिला करके आए थे, एकदम कोट पैंट पहन करके रहते थे पूरा तरीके से, ठीक है, कोट पैंट पहन करके पूरा तरीके से रहते थे। और कहा जाता है कि जब आए तो मंच पे भाषण देना स्टार्ट किए बिहार के चंपारण जिला में, ठीक है। और उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी थी, उनको वो प्यार से बा कहा करते थे, ठीक है। तो जब वो भाषण देना जब स्टार्ट किए तो कहा जाता है कि सब कोई उनका गांधी जी को हर कोई देखना चाहता था, क्योंकि वो एक देश को आजादी दिला करके एक अकेला व्यक्ति आए थे। हर कोई गांधी जी को जानना चाहता, कौन है गांधी, देखना चाहता था। आज भी आपके समाज में मतलब कि किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं, कैसे सब भीड़ उमड़ जाता है। और उस समय गांधी जी का ओहदा बहुत बड़ा था, तो कहा जाता है कि सब कोई देखने के लिए आए। लेकिन जब देखने के लिए आए तो वो मंच से भाषण जब दे रहे थे, देखे कि सबका जो कपड़ा है ना, सिर्फ और सिर्फ ठेवना से लेकर के कमर तक धोती पहने, और बाकी ऊपर भी नंगा है, नीचे भी नंगा है, सबका हालत यही है। और एक भी महिलाएं जो है उनके भाषण सुनने के लिए नहीं आया है। तब गांधी जी बोले, भाई क्या बात है, एक भी महिलाएं नहीं आई है, ठीक है, एक भी महिलाएं नहीं आई है, पुरुष के शरीर में नंगने अवस्था में है, ठीक है।
तो गांधी जी बोले कस्तूरबा यानी बा जाओ तो देखो तो घर में क्यों नहीं आई है। तो कहा जाता है कि कस्तूरबा गांधी गई। और उस समय दोस्तों जो चचरी वाला घर होता है ना, मतलब कि मतलब वो झोपड़ी टाइप का घर बना हुआ था और उसमें जो गेट लगा हुआ था वो जाफरी का लगा हुआ था। ऐसे पहले होता था जाफरी का, लकड़ी का बना हुआ, ठीक है, वो लगा हुआ था। उसको ढकढकाई तो उधर से एक महिला आई। महिला का शरीर देख करके ये आश्चर्यचकित हो गई दोस्तों। महिला से पूछी कस्तूरबा गांधी कि आप लोग भाषण सुनने गांधी जी का क्यों नहीं आए? हर व्यक्ति गांधी जी को देखना चाहता है, आप लोग क्यों नहीं आए? तो महिला बोली दोस्तों, ठीक है, कि मेरे इस घर में जो है अंदर में मैं 2 व्यक्ति हूँ, मैं और मेरी बहू हूँ, लेकिन मेरे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए कि मैं दोनों व्यक्ति एक साथ जा पाऊं बाहर। और मैं अभी बाहर आया हूं आपके सामने ये कपड़ा पहन के, और मैं अंदर जाऊंगा या जाऊंगी तो जो है मेरी बहू जो है पहन करके फिर यही कपड़ा वापस आएगी। यानी कि इतने अच्छे कपड़े भी नहीं थे दोस्तों। कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ ऊपर इतना ढकने के लिए और नीचे ढकने के लिए कपड़ा हुआ करता था। अंग्रेजों का शोषण इतना था यहाँ पे, ठीक है, 3 गठिया प्रणाली लागू था। यहाँ पे नील की खेती कराई जाती थी। आप लोग नील का इस्तेमाल जरूर किए होंगे दोस्तों, गंजी में या कुछ धोती में देने के लिए। देखिएगा हाथ सादा सादा हो जाता है। तो कहा जाता है कि जो किसान नील की खेती करता था उसका हाथ में जो है ना पूरा गड्ढा गड्ढा हो जाता था पूरा। कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को गोद नहीं ले पाते थे। और जिस भूमि में नील की खेती होती थी वो भूमि बंजर हो जाती थी। ऐसा स्थिति था दोस्तों किसानों का, ठीक है, वो अपने बच्चे को कभी गोद नहीं ले पाते थे। गांधी जी इन समस्याओं को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। खाने के लिए लोगों के पास नहीं था, कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, इतना शोषण था दोस्तों। तब गांधी जी उसी समय कसम खाया और कोट उतार करके यही बिहार के चंपारण जिले में फेंके और बोले कि जब तक मैं पूरे हिंदुस्तान का एक एक व्यक्तियों को कपड़ा न पहना दूं, मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा। एक ही धोती पहने और एक ही धोती को लपेट लिए। और आज तक आप लोग वही फोटो उनका देखते होंगे, ठीक है। तो वही गांधी जी तब बोले कि आप बताओ कि कौन, उसी समय 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन और 1920 से 22 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन गांधी जी चलाए अंग्रेजों के खिलाफ। जो डिटेल्स में दोस्तों हम पीछे चर्चा करेंगे इतिहास में, अभी हमको आजाद को पढ़ना है। तो हम लिंक कर रहे थे जब असहयोग आंदोलन चलाए गांधी जी, तो गांधी जी बोले कि अंग्रेजों का कौन, सब कोई देश का हर जो मतलब व्यक्ति असहयोग करे, कोई अंग्रेजों को सहयोग नहीं करे। प्रशासनिक अधिकारी काम करना छोड़ दें, सरकारी स्कूल जो है अंग्रेजी स्कूल को सब बच्चे छोड़ दें, ठीक है, और अंग्रेजी विदेशी कपड़ा को जला दें, विदेशी स्कूल में धरना दें, ठीक है। और इस तरीके से जो है पूरा का पूरा देश में जो है गांधी जी का बात एक एक बच्चा मान लिया। कहा जाता है कि सब बच्चा स्कूल छोड़ दिया, लोग विदेशी कपड़ा पहनना छोड़ दिए, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी करना छोड़ दिए। कहा जाता है कि अब अंग्रेजों का काम कैसे चलेगा, कोई उसका कुछ खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अब अंग्रेजों को लगा कि अब देश तो आजाद हो जाएगा देश। लेकिन गांधी जी बोले थे कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ सत्य और अहिंसा के राह पे होना चाहिए। और उसी में कहा जाता है दोस्तों, उसी में चंद्रशेखर आजाद आए थे। उसी आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता है कि स्कूल छोड़ दिए थे, पढ़ाई छोड़ दिए थे। इन लोगों की जज्बात में, इन लोगों के दिल में, रग रग में देश की आजादी और क्रांति की भावना था दोस्तों। और ईमानदारी कूट कूट करके भरा हुआ था इन क्रांतिकारियों में। लोग क्रांतिकारी को दोस्तों गलत निगाहों से देखते हैं, लेकिन उसके दिल को कभी पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन में भाग लिए। उस समय मात्र उनकी उम्र की क्या है, 1906 में जन्म हुआ है, 1922 में वो असहयोग आंदोलन में भाग लिए। और उसमें जब भाग लिए थे तो वो कहा जाता है स्कूल छोड़ दिए थे। उसमें सब थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लिहारी, इन सब का नाम आएगा अभी, ठीक है। ये सब के सब स्कूल छोड़ दिए, ठीक है। और कहा जाता है कि झंडा लेकर के और नारा लगाते थे अंग्रेजों के खिलाफ। और उसी में जब चंद्रशेखर आजाद भी नारा लगा रहे थे, कहा जाता है अंग्रेज इनको गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके खूब पीटा था दोस्तों। फिर भी कभी भी इन्होंने अपनी विचारधारा से पीछे नहीं हटा। अंग्रेजों के सामने नतमस्तक कभी भी नहीं हुआ, अपने विचारधारा को लेकर के अंतिम समय तक लड़ता रहा दोस्तों, ठीक है। और उसी समय जब अंग्रेज इसको बहुत पीट रहे थे तो उसी समय इनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इसने अपना नाम बताया था कि मेरा नाम आजाद है। इनसे पूछा कि तुम्हारा पिता का नाम क्या है, इसने कहा मेरा पिता का नाम स्वतंत्रता है। पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोला मेरा घर जेल है। ऐसी क्रांति की भावना इन युवाओं के दिल में था दोस्तों। 16 साल की उम्र में आप सोच सकते हैं ऐसी युवा की भावना थी देश की आजादी के लिए। क्यों? क्योंकि शोषण बहुत था दोस्तों। आप सोचते हैं कपड़ा पहनने के लिए नहीं था लोगों के पास, खाने की तो बात ही दूर है,
ठीक है। ऐसा कौन नहीं चाहेगा दोस्तों, ऐसी शोषण से आजादी हर व्यक्ति चाहेगा। कहा जाता है कि इन सभी युवाओं ने जो है आजादी में भाग ले लिया, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। लेकिन कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन में एक छोटी सी घटना घट गई दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पे। ठीक है, चौरी चौरा नामक स्थान पे क्या हो गया कि कहा जाता है यहाँ पे भी जुलूस निकाला गया था। उस जुलूस में क्या हुआ ना, गांव के सभी लोग जुलूस निकाले थे। और ये घटना है 5 फरवरी का, 5 फरवरी 1922 का घटना है। ठीक है, उसमें क्या हो गया कि उसमें जो है युवा लोग और गांव के सभी लोग, बड़े बुजुर्ग लोग सभी कोई आंदोलन कर रहे थे और रैलियां निकाली थी और अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगा रहे थे। तो उसी में कुछ पुलिसकर्मी आए थाना से और इस पे लाठीचार्ज कर दिए। तो ये युवा लोग थे, ठीक है, भड़क गए और भड़क गए तो अंग्रेजों मतलब कि पुलिसकर्मी को पीट दिए। अब पीट दिए तो पीटिए दिए, अब बाकी जो है वो लोग गुस्सा भी था। ठीक है, वो लोग मतलब इन लोग सब जब कूद गए तो वो लोग जेल घुस गए, अंदर थाने में लगा लिए। तो जब थाने में घुस गए तो उग्रसित जो है कि युवा उग्रसित होकर के, ठीक है, इनके थाना में आग लगा दिए। इसमें जो है कहा जाता है कि 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए, 22 पुलिसकर्मी जल के राख हो गए। ठीक है, इसमें हत्या हो गई। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों देश उस समय आजाद होने वाला था, देश आजाद होने वाला था। ठीक है, अंग्रेजों को लगा कि अब देश छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हर युवा स्कूल छोड़ दिया है, लोग जो है अंग्रेजी सामान खरीदना बंद कर दिया है, अंग्रेजी के लिए धरना दे रहा है। अब अंग्रेजों को लग रहा था कि यहाँ के लोग तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे, प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन छोड़ दिए थे। अब अंग्रेजों को लग गया कि देश छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी घटना के कारण से गांधी जी कहा जाता है इस आंदोलन को वापस ले लिए। गांधी जी को बहुत लोग गरियाए, युवा क्रांतिकारी लोग बोल किए, पगला उगला गया है। उस समय जैसे आप लोग हो जाते हैं समाज में ना, तो बोले, लेकिन गांधी जी बोले कि नहीं, मैं सत्य और अहिंसा के राह पे चलूंगा और इसमें अगर एक भी गलतियां हुई तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसके कारण से दोस्तों कहा जाता है पूरे देश में आजादी का लहर था। हर क्रांतिकारी, हर युवा, हर लोग चाहता था अब आजादी मिलेगा मुझे। लेकिन एक छोटी सी घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए, स्थगित कर दिए। जब स्थगित कर दिए तब इन युवाओं का जो है दिल बिगड़ गया, गांधी जी से इनका नाता टूट गया। ठीक है, तब जाकर के चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने एक नया संगठन तैयार किया, इन लोगों ने मिल करके। ठीक है, 1924 ईस्वी में इन लोगों ने एक नया संगठन तैयार किया, उसको कहते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको बनाया था सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ठीक है, इसको किसने बनाया, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ठीक है, इसने बनाया और इसमें जो है सभी युवा वर्ग भाग लिए थे। ठीक है, ये इसकी स्थापना कानपुर में हुआ था, याद रखिएगा, कानपुर में। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था 1924 में। इसी में चंद्रशेखर आजाद भी जुड़े, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लिहारी, ये सब के सब इसमें आए। ठीक है, और इन लोगों का उद्देश्य एक ही था दोस्तों, इन संगठन का उद्देश्य एक ही था, भारत की आजादी। इसका उद्देश्य क्या था, भारत की आजादी, सिर्फ और सिर्फ आजादी। तो कहा जाता है कि इन युवाओं ने, इन क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए तो कदम उठा लिया, लेकिन कहा जाता है कि इस फंड मतलब ये जो सिस्टम चलेगा, देश की युवा आजादी के लिए लड़ेगा तो पैसा कहां से आएगा, गोली बंदूक बारूद कहां से आएगा अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तब इन लोगों ने प्लानिंग किया कि जो वर्ग अंग्रेजों को सपोर्ट करते हैं, जो अंग्रेजों को सपोर्ट करते हैं, जो राजा महाराजा हैं, और अंग्रेजों का जो खजाना को लूटा जाएगा, उसके यहाँ डकैती डाला जाएगा। ठीक है, और डकैती डालने का और इन क्रांतिकारियों के दिल में जो है दोस्तों ईमानदारी कूट करके भरा हुआ था। महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे चंद्रशेखर आजाद और ऐसे क्रांतिकारी हुआ। ठीक है, लेकिन लोग उनको गलत निगाहों से देखते हैं, लोग उनको आतंकवादी से जोड़ते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि इनका उद्देश्य था, ये बोले कि हम लोग डकैती डालेंगे, जो अंग्रेजों का सपोर्ट करता है, जो भारतीय लोग ही था दोस्तों, लेकिन अंग्रेजों के सपोर्ट में था, अंग्रेजों के सपोर्ट में ही था। ऐसे लोगों के कारण तो, चंद लोगों के कारण तो दोस्त गुलाम हुआ। ठीक है, अब कहा जाता है इन लोगों ने प्लानिंग किया कि उन्हीं के घर को लूटेंगे और उसी का पैसा से गोली बंदूक खरीदेंगे और देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। लेकिन ये बोले थे कि कोई भी क्रांतिकारी, एक भी महिलाओं पर, इज्जत पर उसके हाथ नहीं उठना चाहिए। तो कहा जाता है दोस्तों एक दिन लूटने के लिए गए, जब लूटने के लिए गया तो कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद की मतलब लूटने गया तो चंद्रशेखर आजाद को जो है देख लिया एक महिला उनका घर में, तो इनका गोली किसी तरह छीन लिया। तो कहा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने उस महिला को जो 2 तमाचा मार दिया और बंदूक उससे छीन लिया। तो चंद्रशेखर आजाद बोला कि आज के बाद से हम लोग डकैती नहीं डालेंगे,
ठीक है, डकैती नहीं डालेंगे। तब इन लोगों ने प्लानिंग किया दोस्तों, अब डकैती नहीं डालेंगे। महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे दोस्तों, ये लोग बहुत सम्मान करते थे, और डकैती नहीं डालेंगे इन लोगों ने प्लानिंग किया। तब बोला कैसे होगा, तो बोला कि हम लोग अब सरकारी खजाना को लूटेंगे, वो खजाना जिसको अंग्रेज जो है अपने देश से इंग्लैंड भेज रहा था, उस खजाने को हम लोग लूटेंगे। तब इन लोगों ने 1925 में दोस्तों एक घटना को अंजाम दिया। कहा जाता है कि एक ट्रेन चलता था, एक डाउन ट्रेन, एक ट्रेन चलता था एक डाउन, ठीक है। ये कहां से कहां तक चलता था, ये सहारनपुर से इलाहाबाद, सहारनपुर, सहारनपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। इसमें ट्रेन चलता था, ठीक है। और इसमें क्या किया इन लोगों ने, बोला, और इसमें दोस्तों सरकारी खजाना भारत से जो है विदेश भेजा जाता था, सोना चांदी भर करके। सोचिए दोस्तों देश में कितना खजाना था, कितना सोना चांदी था कि ट्रेन से ये लोग भेजते थे अपना देश, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये जो ट्रेन चलता था उसका नाम था 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन, ठीक है। इनको जो है इन लोगों ने लूटने का प्लानिंग किया, ठीक है। 8 डाउन ट्रेन को लूटने का प्लानिंग किया। इस घटना को अंजाम दिया था 1925 ईस्वी को, 1925 को। और ये जो मतलब जहां पे अंजाम दिया, वो जो स्टेशन का नाम था वो काकोरी था, काकोरी, ठीक है, काकोरी। तो इसीलिए इसको हम लोग काकोरी कांड के नाम से जानते हैं, काकोरी कांड के नाम से। हालांकि दोस्तों इसको हम लोग कांड नहीं कह सकते हैं, ये तो अपने देश की आजादी के लिए ना दोस्तों कर रहा था। सोचिए दोस्तों अगर आपसे कोई मांगने के लिए आए तो आप क्या देंगे, आपके पास पैसा है तो पैसा दे सकते, नहीं है तो बोलेंगे नहीं है। लेकिन ये ऐसे युवा है दोस्तों जिसने अपने देश की आजादी के लिए, इनके पास पैसा नहीं था तो दूसरे के यहाँ से लूट करके जो है देश की आजादी के लिए लगा, और अपनी कुर्बानियां भी देना पड़ा तो दिया। सोचिए दोस्तों कौन महान है, कौन महान है, आप लोग खुद तुलना कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये लोग ट्रेन को लूटने के लिए जाते थे और इस पैसा से हथियार खरीदते और देश की आजादी के लिए लड़ते। और ये पैसा किसका था दोस्तों, ये पैसा भारतीयों का था, ये पैसा भारतीयों का था जो भारत से इंग्लैंड जा रहा था। तो इसको लूटा, और जब इसको लूटा दोस्तों, ठीक है, किसी कारण से, मुखबरी के कारण कहा जाता है कि एक चादर वहां छूट गया इन लोगों से, ठीक है। तो एक धोबी से पूछ करके जो है, धोबी के पास वो चादर को लेके जाया गया, तो उन्होंने बताया कि चादर इसका है। उस चादर के कारण कहा जाता है दोस्तों इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, ठीक है, क्रांतिकारी पकड़े गए। और कहा जाता है कि इसमें से जो है 4 लोगों को फांसी की सजा हुआ, 4 लोगों को काले पानी की सजा, और 17 लोगों को जेल भेजा गया, ठीक है। तो इसमें जो है काकोरी कांड में जब पकड़ा गया दोस्तों, तो 4 लोगों को क्या हुआ, फांसी हुआ, ठीक है, 4 को फांसी, 4 को जो है कि काला पानी की सजा, काले पानी की सजा क्या था दोस्तों, ठीक है, काले पानी की सजा, और 17 लोगों को जो है, 17 लोगों को जेल भेजा गया, ठीक है, जेल हुआ। काले पानी की सजा दोस्तों आपको पता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान में जो है जेल है, सेलुलर जेल, वहां पे रख दिया जाता है उनको। इनके चारों तरफ पानी है, कैदी वहां से कहीं नहीं भाग सकता है। अब वहां पे उनसे खूब काम करवाया जाता था, एकदम बैल की तरह उनसे काम करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, और नहीं करने पर कोड़ा से पीटा जाता था, ठीक है। वो कोड़ा दोस्तों जिसको 4 कोड़ा लग जाए वो बेहोश हो जाता था। लेकिन इन क्रांतिकारियों के जज्बात को कभी भी अंग्रेज झुका नहीं पाए, कभी भी नहीं झुका पाए, ठीक है। और इसमें 4 लोगों को जो फांसी लगा दोस्तों, ठीक है, उसमें से था आपका राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल। इसमें दूसरा व्यक्ति था दोस्तों अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लिहाड़ी, राजेंद्र लिहाड़ी, और एक व्यक्ति था दोस्तों रोशन सिंह, रोशन सिंह। इन लोगों को कहा जाता है दोस्तों फांसी की सजा हुआ इन, ठीक है, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लिहाड़ी, रोशन लालिया, रोशन सिंह को दोस्तों, ठीक है। तो इन लोगों को, ठीक है, कहा जाता है कि अशफाक उल्ला खां, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन मतलब कि रोशन मतलब सिंह को दोस्तों, इन तीनों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया, ठीक है, 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया इन तीनों को, इसको, इसको और इसको, इन तीनों को जो है 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया। जबकि राजेंद्र लिहाड़ी को जो है, राजेंद्र लिहाड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी दिया, 17 दिसंबर 1927 को फांसी दिया। और इसमें कहा जाता है एक ऐसे भी युवा थे दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जो मात्र 18 वर्ष के थे, ठीक है। ये राम प्रसाद बिस्मिल मात्र 18 वर्ष के दोस्तों सबसे कम उम्र के युवा थे जिनको फांसी हुआ था। सोचिए 18 वर्ष की उम्र में जो है अपने देश की आजादी के लिए फांसी पे चढ़ गया। सोचिए दोस्तों उस माँ बाप पे क्या बीतता होगा जिसकी बेटा उस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी होगी। सोच सकते हैं आप लोग, ठीक है, निस्वार्थ भाव से
इनकी विचारधारा को भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि 2 लोग बच गए दोस्तों, उसमें चंद्रशेखर आजाद और कुंदन लाल। कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद बहुत ही शातिर थे दोस्तों, बहुत ही शातिर थे, ठीक है। अंग्रेज इसको कभी पकड़ नहीं पाते, लेकिन भारतीयों की गद्दारी के कारण ही अंग्रेज इनको पकड़ पाया दोस्तों, ठीक है। इसमें अगर कोई बच गए तो उसमें आपका चंद्रशेखर आजाद बच गए, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। और एक था आपका कुंदन लाल, ये दोनों बच गए, ठीक है। और अंग्रेजों ने ये घोषणा किया दोस्तों कि जो भी क्रांतिकारी, ठीक है, HRA संगठन से जुड़ा और मिले उसको पकड़ो और फांसी दे दो, उसको पकड़ो और सजा सुनाओ, ठीक है। इसी कारण से कहा जाता है कि ये सब क्रांतिकारी में बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, बड़े बड़े क्रांतिकारी पकड़े गए, कुछ बचे, ठीक है। तो उन लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, क्रांतिकारी में जो है कि अच्छे अच्छे युवा पकड़े गए तो क्रांति का संगठन कमजोर हो गया दोस्तों, ठीक है। और जो भी HRA के लोगों को देखता था तो अंग्रेज उसको पकड़ के फांसी दे देते थे, ठीक है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देते थे, ठीक है। इसी कारण से, ठीक है, तो इनका जो है नाम बदलने का प्रयास किया गया चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, ठीक है। तब जो है चंद्रशेखर आजाद बच गए, तो चंद्रशेखर आजाद बोले कि नहीं, मैं इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारूंगा, ठीक है, मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, कभी भी अंग्रेजों के सामने नतमस्तक नहीं होऊंगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि इसने फिर से इस क्रांति को जन्म देने का प्रयास किया, ठीक है। और एक इसी संगठन का नाम उसने चेंज कर दिया, ठीक है, और बनाया उसने HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए अब उसने एक संगठन बनाया दोस्तों, HRA का नाम बदल दिया, HRA, याद रखिएगा इसकी स्थापना 1924 में सचिन नाथ सान्याल ने कानपुर में किया, ठीक है। और इसी का नाम चंद्रशेखर आजाद ने बदल करके HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना दिल्ली में किया गया दोस्तों, ठीक है। सभी क्रांतिकारियों को बोला कि देश के, इसमें जो है चंद्रशेखर आजाद पर्चा बंटवाए थे, कहा जाता है कि उसमें पर्चा में लिखा था कि देश के कोई भी युवा जो देश की आजादी के लिए लड़ना चाहता है, देश के लिए मरना मिटना चाहता है, वो एक स्थान में एकत्रित हो। और जो आज का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है दोस्तों, जो क्रिकेट जहां होता है दिल्ली में, ठीक है, उसी फिरोज शाह कोटला मैदान में कहा जाता है कि देश के अनेक भागों से युवा लोग भाग लिए थे इसमें। और इसी में पहली बार आए थे पंजाब से, वर्तमान में जो पाकिस्तान में चल गया दोस्तों, वहां से आए थे भगत सिंह, यहाँ दिल्ली, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, इन सभी क्षेत्रों से कई सारे क्रांतिकारी युवा दिल्ली पहुंचे उस दिन, ठीक है, दिल्ली पहुंचे। और इसी में पहली बार भगत सिंह भी आए थे, ठीक है, भगत सिंह भी आए थे। और इसका, लेकिन इसका कमांडर कौन थे, तो इसका कमांडर थे चंद्रशेखर आजाद। इसी में पहली बार कौन आए थे, भगत सिंह आए थे। कहा जाता है दोस्तों, भगत सिंह के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। भगत सिंह का घर यहाँ वर्तमान में मतलब पंजाब पड़ता है, तो वर्तमान में वो पाकिस्तान में चल गया है, ठीक है। तो भगत सिंह पहले से यहाँ पे 1926 ईस्वी में, कहा जाता है 1926 ईस्वी में यहाँ में नौजवान सभा का गठन किए थे, नौजवान सभा, ठीक है, नौजवान सभा। और ये लोग यहाँ पे आंदोलन चलाते थे, तो ये सब को लेकर के आ गए यहाँ पे, ठीक है। 1928 में इसका गठन हुआ, याद रखिएगा, 28 में। और नौजवान सभा ये 1926 में बनाए थे, और 1928 में पहली बार भगत सिंह यहाँ जब आए तो नौजवान सभा को भी इसी से ये जोड़ दिए, ठीक है। और जो है फिर से देश का अनेक भागों से जो है क्रांतिकारी आए, ठीक है, और इसमें फिर से भाग लेना स्टार्ट किए। और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जो है फिर से, ठीक है, एक क्रांति का और मजबूत संगठन तैयार हुआ। और इसकी भी उद्देश्य क्या था दोस्तों, देश की आजादी। लेकिन इन लोगों ने सीमा भी तय किया, इन लोगों ने आजादी का मकसद भी बदला, इन लोगों ने देश की आजादी का मतलब को बताया, समझाया कि देश में समाजवाद आना चाहिए। आजादी का मतलब क्या होता है कि लोग जो है कि अंग्रेजी सत्ता यहाँ से खत्म हो, यानी गोरे लोग जाए और भूरे लोग आके बैठ जाए। क्या इस तरीके से वास्तविक में आजादी मिल पाएगा? इन लोगों की आजादी का मतलब था समाजवाद दोस्तों। इन लोगों का कभी मतलब ये नहीं था किसान का हालत वही का वही रह गया, आज भी उस समय भी यही था। इन लोगों का मकसद था दोस्तों, अभी हम चर्चा करेंगे इनके बारे में। इन लोगों ने जब HSRA बनाया, ठीक है, तब कहा जाता है जब 1928 में HSRA बना, ठीक है, तो 1928 में कहा जाता है भारत में साइमन कमीशन आया। 1928 में कौन आया, साइमन कमीशन। ये पहले आ गया, ठीक है, कमीशन। इसको 29 में आना था, ये 28 में आ गया। इसीलिए इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। आप लोगों को पता है कि इनको यहीं पे 1928 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेजों ने इसमें लाठी चार्ज किया दोस्तों, और जिसके कारण से लाला लाजपत राय की इसी लाठी चार्ज से क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है।
और ये लाला लाजपत राय को भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। भगत सिंह जो है अपना आदर्श मानते थे। तब इन युवाओं ने, इस HSRA के संगठन ने यह तय किया कि लाला लाजपत राय का क्या किया जाएगा, बदला लिया जाएगा। उसमें जो है स्कॉट थे, सैंडर्स थे, ठीक है, इन सभी ने लाठीचार्ज किया था। इस पे जो लाठीचार्ज किए थे वो स्कॉट ने किया था। स्कॉट ही नाम था दोस्तों, ठीक है, उसने किया था। तो इन लोगों ने प्लानिंग किया कि इनका बदला लिया जाएगा, ठीक है। इन क्रांतिकारियों ने तय किया कि इनका बदला लिया जाएगा। तो कहा जाता है 17 दिसंबर 1928 को, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, इनकी बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को जो है, ठीक है, लाला लाजपत राय का बदला लिया गया। स्कॉट के जगह लेकिन इन लोगों ने किसकी हत्या कर दिया, सैंडर्स की हत्या कर दिया, ठीक है। इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दिया, ठीक है। और इसमें भगत सिंह जो है कि एकदम तड़ातड़ 4-5 गोली दाग दिए, ठीक है, और भागना स्टार्ट किए, ठीक है। बदला तो ले लिए इसमें, ठीक है, बदला ले लिए। लेकिन इन लोगों ने जो है इसी बीच में एक मतलब कि इसका बदला ले लिए। और इसमें कहा जाता है कोई भी क्रांतिकारी नहीं पकड़ा है, इसमें कोई भी क्रांतिकारी नहीं पकड़ा है, क्योंकि भगत सिंह आ चुके थे, चंद्रशेखर आजाद थे। और मतलब इसमें जो है कि ये लोग कहते थे दोस्तों, ये लोग कहते थे जितने भी इस देश के क्रांतिकारी हैं वो एक ही माँ से संतान से पैदा लिए हैं, मतलब वो एक ही माँ के संतान है, ठीक है। तो इनसे क्या होता था, इनकी भाईचारा बढ़ता था, इसके आपसी भाईचारा बढ़ जाता था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, मतलब सब मिल करके ये लोग लड़ाई लड़ते थे दोस्तों, सब मिल करके, ठीक है। और ये लोग आपस में अपने आप को भाई से भी बढ़ के मानते थे। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी के लिए हमेशा प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, ठीक है। इतनी इन लोगों में आपस में मतलब कि गठजोड़ था दोस्तों। और जिसको भाई राम लक्ष्मण जैसा मिल जाए उसको कौन हरा सकता है, कौन हरा सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये चीजें था दोस्तों। तो कहा जाता है इनका बदला लिया। लेकिन उसके बाद जो है कहा जाता है कि अब इन लोगों को दोस्तों, जब ये लोग छोटी छोटी घटना को अंजाम दे रहे थे, जब छोटी छोटी घटना को जब अंजाम दे रहे थे, तो देश के लोग, ठीक है, विचारधारा के नाम पे इन लोगों को आतंकवादी कह रहे थे, कुछ लोग कुछ और कह रहे थे। यानी कि इन लोगों को मानते थे कि ये लोग गैर जिम्मेवार युवा है, इसको कुछ नहीं आता, ये छोटी मोटी गोली और बंदूक से आजादी लाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों का मकसद कुछ और था। इन लोगों का मकसद था समाजवाद लाना। इन लोगों का मकसद था कि देश में आजादी का मतलब क्या होता है, आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि सत्ता जो अंग्रेजी हाथों से छूटे और भारतीय सत्ता पर जो भारत के जो ताकत और मजबूत लोग हैं उसके हाथों में आ जाए। इससे क्या वास्तविक आजादी मिल पाएगी? अंग्रेज तो चल गया जाएगा, लेकिन भूरे लोग फिर यहाँ बैठ जाएंगे। यानी कि अंग्रेजी सत्ता से ताकतवर लोगों में जब सत्ता आ जाएगी तो गरीब का हालत वही का वही रह जाएगा, किसान का हालत वही का वही रह जाएगा। इन लोगों का मकसद था कि देश में समाजवाद आए, समाज के हर तबके के हर लोगों को जो है समान अधिकार मिले, इन लोगों का मकसद था। लेकिन इन और कई सारे नेता लोग, चाहे कांग्रेस के नेता रहे, हर लोग जो है इन लोगों को गैर जिम्मेवार युवा समझते थे। ये लोग समझते थे ये गैर जिम्मेवार युवा है, इनको कुछ नहीं आता है, और ये लोग लाठी और डंडा और भाले और गोली से क्रांति लाना चाहता है, इसे आजादी नहीं मिली। लेकिन इन लोगों का भी कुछ मकसद था दोस्तों, इन लोगों का भी उद्देश्य था, इन लोगों का भी विचारधारा था। ये लोग समाजवाद से प्रभावित थे, देश में समाजवाद लाना चाहते थे। और ये लोग कहीं कहीं इसके प्रति हमेशा प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। और इनकी बातों को कोई समझता नहीं था, लोग इनको गैर जिम्मेवार युवा, क्रांति का मतलब आतंकवादी कह के पुकारते थे। इसीलिए इन लोगों को इन चीजों से नाराजगी था दोस्तों। ऐसे युवा जो अपने माँ बाप की चिंता किए बिना भी, अपने भविष्य को बनाए बिना जो देश की आजादी के लिए लड़ता है, लोग उसको क्रांतिकारी कहता था, कितना बुरा लगता होगा। इस कारण से इन लोगों ने ये मतलब सोचा कि नहीं, हम अपने विचारधारा को पूरे देश के सामने रखेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? प्रेस चाहिए, प्रेस चाहिए। तब उसमें भगत सिंह बोले कि अब हम लोग असेंबली में बम पटकेंगे, यानी कि संसद भवन में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, 2 बिल पास हो रहा था जो किसान के विरुद्ध में था, ठीक है। तो 2 बिल पास हो रहा था। 1928 की घटना है, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 की घटना है। 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को इन लोगों ने प्लानिंग किया। इस समय 2 बिल संसद में, 2 बिल, ये जो आपका दिल्ली में संसद है दोस्तों, ठीक है, इसमें 2 बिल, एक था आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल, और एक था पब्लिक सेफ्टी बिल। इन दोनों पे बहस चल रहा था। और इसी में कहा जाता है भगत सिंह ये निर्णय लिए कि हम लोग जाकर के यहाँ पे बम पटकेंगे, यानी बीच में बम पटकेंगे, और हम लोग वहां नारा लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, यानी साम्राज्यवाद का नाश हो, इनकलाब का जिंदाबाद हो। यानी इन लोगों ने ये सोचा।
और कहा जाता है कि जब बिल पे बहस चल रहा था तो भगत सिंह गए उसमें, और भगत सिंह के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त भी गए थे। हालांकि ये चंद्रशेखर आजाद इनके विचार के विरोधी थे दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद बोल रहे थे कि हम लोग इतना जल्दी गिरफ्तारी नहीं देंगे, लेकिन भगत सिंह विचारधारा से लड़ना चाहते थे दोस्तों। भगत सिंह विचार को, अपने विचार को फैलाना चाहते थे। वो कहते थे कि हमारे जैसे युवा को अगर सब कोई पूरा देश जानेगा कि 22 साल 23 साल का युवा इस देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर कर रहा है, तो अगर पूरे समाज जानेगा कि मेरा भी कुछ विचारधारा है, हम लोग भी आजादी के लिए कौन सा विचारधारा देश में लाना चाहते हैं, हम लोगों का आजादी का मकसद क्या है, जब हर युवा जानेगा तो हर युवा क्रांतिकारी बनना चाहेगा, हर युवा देश की आजादी के लिए लड़ना चाहेगा। और इसीलिए कहा जाता है इन लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग असेंबली में बम पटकेंगे और वहां नारा लगाएंगे। और वहां से क्या होगा, वहां पे प्रेस आती है, वहां मीडिया आती है, वहां से जो हमारे विचारों को पूरा देश में फैलाया जाएगा और हम लोग फिर क्या हो जाएंगे, प्रचलित हो जाएंगे। फिर हमारा मकसद भी क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। तो उसके बाद कहा जाता है जब इसमें बम पटका दोस्तों, ठीक है, तो उसमें जाकर के जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गए, वहां पे नारा लगाए, उनको गिरफ्तारी हुआ। ठीक है, ये जान करके गिरफ्तारी दिए दोस्तों, ताकि मीडिया के सामने ये बोल पाए, पूरे देश में अपनी विचारधारा को बता पाए कि मेरा आजादी का मकसद क्या है। आजादी का मकसद दोस्तों, ये जो प्रकृति है, ये जो हवाएं है, इसमें सबका बराबर अधिकार है। खुले आसमान के नीचे सब कोई स्वतंत्रता की सांस ले सके, इनका मकसद ये था। समाजवाद लाएंगे, इनका कहना ये था कि देश में आजादी का मतलब क्या होता है कि अंग्रेजी सत्ता से छूटे, यानी गोरे लोग जाए भूरे लोग बैठ जाए। इससे क्या किसानों को और गरीबों को कभी आजादी मिलेगा? किसान का हालत वही का वही रह जाएगा। आज कहीं न कहीं दोस्तों जो 100 साल इसने पहले बोला था, आज वही हालत है कि नहीं है? आज भी किसान का हालत वही का वही है, आज भी किसान का हालत वही का वही है। ठीक है, और इसने गिरफ्तारी दिया और अपने विचार को पूरे देश में फैलाया दोस्तों। कहा जाता है कि उस समय से भगत सिंह का नाम पूरे देश में फैल रहा था, पूरे देश में। देश का हर युवा इसके विचारों से प्रभावित हुआ। यहाँ तक कि कई सारे जो कांग्रेस के नेता थे, ठीक है, कांग्रेस के जो नेता थे, वो लोगों को भी इनके विचार को समझ में आया कि नहीं, ये युवा गैर जिम्मेवार नहीं है, ये भी जिम्मेवार हैं, ये भी देश की आजादी के लिए एक विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गोली और बंदूक से लड़ाई नहीं लड़ रहे, इनकी भी कुछ विचारधाराएं हैं। ठीक है, जबकि ये लोग निस्वार्थ रूप से लड़ रहे थे दोस्तों। ये लोग आजाद देश को आजादी दिला करके सत्ता को हड़पना नहीं चाहते थे, लेकिन कांग्रेस का मकसद क्या था, देश को आजाद कर करके हम ही सत्ता पे आए। हालांकि दोस्तों मैं इस चीजों का विरोधी नहीं हूं, ठीक है, मुझे इससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो सच है मैं वही बताने जा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, मुझे इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, विचारधारा की लड़ाई चलता है देश में, आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि इसमें जो है कि दोस्तों ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल में दो व्यक्ति, भगत सिंह और एक आपका भगत सिंह और एक बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों गिरफ्तार हो गए। बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हो गए। अब जब ये गिरफ्तार हो गए तो इसमें कहा जाता है कि भगत सिंह का वही गोली पकड़ा गया जिसमें सैंडर्स की हत्या हुआ था। और इस कारण से जो HSRA के कई सारे युवाओं पर जो है क्या चला, मुकदमा चलाया। जब इसमें मुकदमा चलाया दोस्तों, तो इसमें और कई सारे लोग गिरफ्तार हो गए। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये सब के सब जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, इसके जो मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ते थे, वो सब के सब गिरफ्तार हो गए। तो इसमें से आपका बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव भी गिरफ्तार हो गए। ठीक है, सुखदेव, ठीक है, राजगुरु, ठीक है, राजगुरु, ये सब गिरफ्तार हो गए। लेकिन इसमें भी कौन बच गए, तो इसमें आजाद जी इसमें भी बच गए। इसमें जो है आजाद जी होशियार थे, चंद्रशेखर आजाद इसमें भी बच गए। ठीक है, आइए सब के सब गिरफ्तार हो गए। तो आजाद मतलब चंद्रशेखर आजाद सोचे कि मैं इतनी आसानी से इनको कैद में रहने नहीं दूंगा, जेल में रहने नहीं दूंगा। चंद्रशेखर आजाद चैन से नहीं बैठे दोस्तों। कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद पहले हरदोई गए, बहुत परेशान थे वो। ठीक है, जब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव जैसे, राजगुरु जैसे उनके क्रांतिकारी के यानी मजबूत संगठन के मजबूत लोग जब गिरफ्तार हो गए तो वो बेचैन हो गए, और बेचैन होकर के वो तुरंत हरदोई गए। हरदोई में जाकर के कहा जाता है वो गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। ये उस समय जेल में ही थे दोस्तों, हरदोई जेल में बंद थे। ठीक है, ये कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में है, वहीं पे बंद थे। ठीक है, तो यहाँ पे मदद का गुहार लगाई, लेकिन वो खुद जेल में थे दोस्तों, वहां पे उनको मदद नहीं मिल पाया क्योंकि वो खुद कैद में थे। ठीक है, उसके बाद जो है इसी बीच में कहा जाता है, इसी बीच में 6 फरवरी 1933 को जो है मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आजाद पहले कहाँ गए, पहले तो ये कानपुर गए। ठीक है, हरदोई गए, हरदोई में ये किससे मिले, गणेश शंकर विद्यार्थी से। ठीक है, कि इन लोगों को छुड़ाने के लिए क्या उपाय किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इनको मदद नहीं मिल पाया। और उसी बीच में कहा जाता है, उसी बीच में 6 फरवरी 1930 को पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता
मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद जो है, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, इसमें जो है इसकी सब यात्रा में वो भाग लिए, भेष बदल करके भाग लिए वो। ठीक है, क्योंकि उनका मकसद, वो जानते थे कि मोतीलाल नेहरू के सब यात्रा में गांधी जी आएंगे, नेहरू आएंगे, उनसे हम मदद मांगेंगे, मदद की गुहार लगाएंगे। ठीक है, तो वो हमको मदद करेंगे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद मतलब भगत सिंह को किसी भी हाल में फांसी पे चलने नहीं देते दोस्तों, अगर वो जिंदा रहते तो। ठीक है, पहले भगत सिंह की मतलब पहले चंद्रशेखर आजाद जो है शहीद हुए, उसके बाद उनको फांसी दिया गया। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद जिंदा रहते तो कभी भी भगत सिंह को फांसी लगने तो किसी भी हाल में वो नहीं देते, वो जेल से निकाल देते उनको। और ये लोग प्लानिंग भी बना चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा दोस्तों, 1930 का साल इन लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यवश साबित हुआ। ठीक है, दुर्भाग्य साबित हुआ। मोतीलाल नेहरू के सब यात्रा में कहा जाता है कि ये भी भेष बदल के आए, सोचे गांधी से मदद लेंगे, गांधी जी से, नेहरू से मदद लेंगे तो हम चंद्रशेखर आजाद को क्या करेंगे, छुड़ा लेंगे। तो कहा जाता है कि इसमें जो है गांधी जी से मिलने के लिए किनको भेजे, वो भेजे दुर्गा भाभी को, दुर्गा भाभी। ठीक है, ये दुर्गा भाभी जो है दोस्तों बहुत मदद किए थे क्रांतिकारियों का। ये दुर्गा भाभी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी, भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी। और ये भगवती चरण वोहरा ये एक क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जो इसी से जुड़े हुए थे, इसी से जुड़े हुए थे। ठीक है, और इसी की पत्नी थी दुर्गा भाभी। ठीक है, भारतीय इतिहास ऐसी महिलाओं को भी सम्मानित करे दोस्तों, याद करे। ठीक है, जिसने इस देश की आजादी के लिए भी बहुत सारी कुर्बानियां दी है। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी मतलब कि गांधी जी से दुर्गा भाभी मिलने गई। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी दोस्तों विचारधारा को लेकर के वो बंधे हुए थे। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का क्या मानना था कि सत्य और अहिंसा के राह पे जो चलेगा मैं उसी को सपोर्ट करूंगा। विचारधारा था दोस्तों, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हम जो है गोली बंदूक से आजादी नहीं ला सकते हैं, गोली बंदूक से सिर्फ और सिर्फ खून बहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दंगा फसाद होगा, उससे आजादी नहीं मिल सकती है, क्योंकि अंग्रेज जो है गोली बंदूक बारूद के मामले में कहीं हमसे ज्यादा आगे है। ठीक है, गोली बंदूक बारूद से हम आजादी नहीं ला सकते हैं। अगर हम, तो गांधी जी का ये भी मानना था कि अगर कि जो भी हिंसा करके जो भी कैद में है उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर युवाओं में ये मैसेज जाएगा कि हम हिंसा करते फिर गांधी जी छुड़ा लेते हैं तो हर युवा फिर हिंसा करेगा, इससे देश में दंगा और फसाद और खून के बदले कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए गांधी जी जो है भगवती चरण मतलब दुर्गा भाभी को कहीं कहीं नाराज की, यानी मदद का आश्वासन नहीं दिया। ठीक है, तो लेकिन बाद में गांधी जी चिट्ठी में बात किए थे दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड इरविन समझौता में वो बात किए थे। हालांकि इसमें डिबेट चलता रहता है, इसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें खुद डिबेट है। ठीक है, तो विचारधारा की लड़ाई है दोस्तों, लेकिन गांधी जी, और इसमें हम गांधी जी को नहीं सान सकते हैं। ठीक है, ये युवा भी गांधी जी के, क्योंकि ये युवा का अपना मकसद था, गांधी जी का अपना मकसद था। ठीक है, तो हम गांधी जी को इसमें ये शामिल नहीं करना चाहेंगे गांधी जी का गलती है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये युवा अपनी मतलब विचारधारा से लड़ाई लड़ते थे, गांधी जी अपनी विचारधारा से लड़ाई लड़ते थे। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग चीजें हैं। तो इसमें कहा जाता है कि यहाँ भी नाराजगी मिली, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हिम्मत नहीं हारे दोस्तों। ठीक है, इतना हिम्मत नहीं हारे। ठीक है, जज्बात था दोस्तों, देश की आजादी का जज्बात इसमें खून के रग रग में भरा हुआ था कि देश को आजाद कराना है। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि उसके बाद इन्होंने जो है 20 फरवरी 1931 को ये पंडित नेहरू से मुलाकात करने के लिए गए आनंद भवन। आपको पता है आनंद भवन इलाहाबाद में है। ठीक है, उस समय जो गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू जहां रहते थे उनके पिता, ठीक है, आनंद भवन में। ठीक है, तो वो पंडित नेहरू से मिलने के लिए फिर आनंद भवन गए। देखिए, अब सब के सब क्रांतिकारी जेल में बंद हैं। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद छूटे हैं, तो वो जो है सबको छुड़ाने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, तो वो जो है वो 20 फरवरी 1931 को 20 फरवरी 1931 को वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले। ठीक है, नेहरू कहा जाता है दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों को सपोर्ट तो करते थे। ठीक है, कहा जाता है कि आनंद भवन में इलाहाबाद में मिले। ठीक है, और वहां पे मुलाकात किए तो नेहरू कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तो सपोर्ट करते ही थे। तो नेहरू जी ने जो है रूस भेजने के लिए प्लानिंग किया कि कुछ युवाओं को हम रूस भेजेंगे, अब वहां से प्रशिक्षित होकर के आएंगे, वो गोली बंदूक बनाने के लिए सीखेंगे वहां रूस में जाकर के। ठीक है, अब हम उसको आर्थिक मदद देंगे, फिर वो यहाँ आकर के बनाएंगे। ठीक है, और देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से ये सपोर्ट करते थे नेहरू जी। ठीक है, तो ये सोचे थे कि हम बहुत सारे युवाओं को रूस भेजेंगे, अब प्रशिक्षित लेकर के वहां से आएंगे और भारत में फिर युद्ध आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ कारणवश ये सफल नहीं हो पाया था। इसमें इन्होंने नाम भी घोषित कर दिया था। ठीक है, इसमें जो है नाम भी तय कर लिया था, कुछ आर्थिक मदद देने, उसमें सुरेंद्र नाथ और पांडे और यशपाल, ठीक है, 2 व्यक्तियों का नाम भी इसने घोषित कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से ये संभव नहीं हो पाया था। ठीक है, इस घटना का उल्लेख कहाँ है दोस्तों? इस घटना का उल्लेख है शिव वर्मा का पुस्तक है। ठीक है, रेमिनेसेज ऑफ रिवोल्यूशनरीज।
ठीक है, शिव वर्मा की पुस्तक, इसका उल्लेख कहाँ है, शिव वर्मा ने एक पुस्तक लिखी है, शिव वर्मा, ठीक है, इसमें है जेमिनेसेज ऑफ रिव्यू लेनेसीज, ठीक है, इस पुस्तक में इसकी घटना है, इस घटना को बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद एक बेहतरीन निशानेबाज था, बेहतरीन निशानेबाज था। इस पुस्तक में ये चर्चा भी है चंद्रशेखर आजाद के बारे में। इसमें कहा जाता है, एक प्रत्यक्ष घटना का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा जाता है, आप याद कीजिए, जब संडर्स को जब गोली मारने गया था चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और सभी लोग, ठीक है, तो उसमें कहा जाता है कि एक चमन लाल नाम का एक पुलिस था, ठीक है, चमन लाल जो भारतीय पुलिस ही था, ठीक है, और जब संडर्स की हत्या किया इन लोगों ने, ये लोग तेजी से भाग रहा था, मतलब ऐसे भाग रहा, जान बचाने के लिए, भाई पकड़ा जाएगा तो फिर फांसी हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे भाग रहा था कि जान बचा करके, जान प्राण लगा करके। आज चमन लाल भी जो है पुलिस जो था वो इसका पीछा जान लगा करके कर रहे थे, पकड़ रहे थे, और चंद्रशेखर आजाद इसको देख रहे हैं पीछे से, ठीक है। अब उनको लगा कि एक झपट्टा मारेगा भगत सिंह पकड़ा जाएगा, चमन लाल उनको पकड़ लेगा, ठीक है, तो उनको बोले देखो तुम भी भारतीय और हम भी भारतीय हैं, अभी भी तुमको मौका दे, रास्ता छोड़ दो। कहा जाता है नहीं माना, तो कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद मारे गोली उनका जांग में, ठीक है, और जो है तो इसका बेहतरीन निशाने का जो है कि चर्चा किया गया है कि चंद्रशेखर आजाद एक बेहतरीन निशानेबाज भी थे, ठीक है, उनका जांग में गोली मारे दोस्तों, उसका सर में नहीं मारे, ठीक है, गोली मारे, ठीक है। और इस पुस्तक में कहा गया है कि जो 1930 का साल था दोस्तों, ठीक है, 1930 का जो साल था वो क्रांतिकारियों के लिए अभिशाप था, अभिशाप जैसा था, ठीक है। एक तरफ जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जेल में था, और उसी समय कहा जाता है 1930 में ही दोस्तों, ठीक है, वो सब क्रांतिकारी जेल में था, ठीक है, और 1928 मई 1930 को भगवती चरण बोहरा की भी मृत्यु हो गया, ठीक है, 28 मई 1930 को किसका, भगवती चरण बोहरा, भगवती इसी की पत्नी थी दुर्गा भाभी, भगवती चरण बोहरा, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ठीक है। ये कहा जाता है बम का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और कई सारे क्रांतिकारी ये सब जेल में थे, तो ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग जो है पीछे का दीवार को बम से तोड़ करके अब भगत सिंह को वापस ला लेंगे, ठीक है, भगत सिंह को क्या करेंगे, वापस ला लेंगे, उसी का बम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट में जो है बम जो है दोस्तों विस्फोट नहीं किया, तो ये गए देखने के लिए क्यों नहीं फटा, तो जब जैसे ये गए बस बम विस्फोट कर गया, ठीक है, तो उसी में कहा जाता है दोस्तों भगवती चरण बोहरा की भी मृत्यु हो गई। 1930 का काल दोस्तों इन क्रांतिकारियों के लिए बहुत अभिशाप साबित हुआ, इस पुस्तक में यह प्रत्यक्ष रूप से घटना है, ठीक है। रिव्यू सीरीज होता है दोस्तों, रिव्यू सीरीज, ठीक है, इस पुस्तक में प्रत्यक्ष रूप से लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है आजाद जो है अकेला थे दोस्तों, अब अकेला पड़ चुके थे लेकिन हिम्मत नहीं हारे थे, ठीक है। ये किसी भी हाल में चंद्रशेखर आजाद को जो है भगत सिंह को जो है जेल से छुड़ाना चाहते थे, तो ये कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद इसके बाद चल गए इलाहाबाद, ठीक है, इसके बाद कहाँ चल गए, इलाहाबाद चल गए, ठीक है। और इलाहाबाद में दोस्तों अल्फ्रेड पार्क यहाँ पे जो है इसने प्लानिंग किया कि अब क्रांतिकारियों को कैसे छुटाया जाए, फिर से क्रांति को कैसे जन्म दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे बैठ करके ये प्लानिंग करने वाले थे कि इन युवाओं को कैसे छुड़ाया जाए, ठीक है, भगत सिंह को कैसे जेल से रिहाई किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में बैठ करके, आज भी वो अल्फ्रेड पार्क है दोस्तों, ठीक है। और वहां बैठे थे, 27 फरवरी 1931 था, ठीक है। देखिये इन तीनों को फांसी का दिन तय कर दिया गया था, ठीक है। 23 मार्च 1931 को इन लोगों का फांसी हुआ, 24 मार्च को होना था लेकिन 23 मार्च को हो गया। तो ये जो पार्क में बैठे ये 27 फरवरी 1931 की बात है, यानी एक महीना जस्ट पहले 1931 ये बैठ करके प्लानिंग कर रहे थे कि ये थक चुके थे दोस्तों, अकेला पड़ चुके थे, ठीक है, और कुछ क्रांतिकारी इनके साथ में था, तो ये सोच रहे थे भगत सिंह को कैसे छुड़ाया जाए, ठीक है। तो कहा जाता है दोस्तों अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है। तो इसी समय एक भारतीय दरोगा ही थे दोस्तों, उसका नाम था विशेश्वर ठाकुर ने जाकर के लेफ्टिनेंट कर्नल वमर को, ठीक है, ये जब यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है, तो भारत का ही दरोगा था दोस्तों, ठीक है, भारत का दरोगा था विशेश्वर ठाकुर, ये जाकर के सूचना दे दिए दोस्तों, किसको, कर्नल वमर को,
कर्नल वामर को सूचना दे दिए। ये इस पुस्तक में इसका उल्लेख है दोस्तों। इस पुस्तक में कर्नल वामर को इसने कहा कि मैंने आजाद जैसा आदमी को अल्फ्रेड पार्क में देखा है। और इस घटना का उस मतलब जो उल्लेख किया गया है विश्वनाथ वेशम्पायर ने अपनी पुस्तक में अमर शहीद चंद्रशेखर में लिखा है। ठीक है, देखिए इस घटना का उल्लेख जो है तो वो दिन था दोस्तों 27 फरवरी 1931। मात्र चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में थे। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में। तो जब ये बैठे थे तो उसी में ये सूचना दिए कौन? सूचना दिए विश्वेश्वर ठाकुर। विश्वेश्वर ठाकुर ये भारत का दरोगा थे, तो भारत के ही थे दोस्तों लेकिन दरोगा थे। इसने सूचना दिया कर्नल वामर को। कर्नल वामर को इसने कहा कि मैंने जो है चंद्रशेखर आजाद जैसा व्यक्ति को मैंने अल्फ्रेड पार्क में देखा है। और इस घटना का उल्लेख विश्वनाथ वेशम्पायर करते हैं। ये घटना का उल्लेख जो है विश्वनाथ वेशम्पायर करते हैं। ठीक है, वेशम्पायर करते इस घटना का उल्लेख अपनी इन्होंने एक पुस्तक लिखी अमर शहीद चंद्रशेखर। ठीक है, अमर शहीद इसने जो पुस्तक लिखी है अमर शहीद चंद्रशेखर। ठीक है, इसी पुस्तक में इसका घटना का उल्लेख है। इस घटना का उल्लेख है। ठीक है, ये सभी क्रांति मतलब कि क्रांतिकारी ही थे। ठीक है, ये भी एक क्रांतिकारी ही थे जो आजाद से ही जुड़े हुए थे। ठीक है, और कहा जाता है आजाद और सुखदेव पार्क में थे। आजाद के साथ साथ इसमें कौन कौन था? आजाद भी थे। ठीक है, और इसके साथ साथ सुखदेव भी थे। ठीक है, सुखदेव भी थे। ठीक है, तो दोनों थे तो जो है दोस्तों ये जब सूचना दे दिया तो उसके बाद जो है कि कर्नल वामर लेफ्टिनेंट कर्नल वामर आए और आजाद को पार्क में बैठे हुए थे, साइकिल लेकर के वो थे। ठीक है, और जामुन के पेड़ के नीचे वो लोग बैठ करके ये प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे कि भगत सिंह को कैसे आजाद कराना है। ठीक है, तो उसी में कहा जाता है दो सैनिक गोविंद सिंह और जमान खां। ठीक है, जमान खां दो सैनिक आए। ठीक है, उसका नाम क्या था? एक तो था आपका गोविंद सिंह और जमान खां। ठीक है, ये दोनों आए। ठीक है, जमान खां आए और कर्नल वामर इसके साथ साथ कौन थे? कर्नल वामर ये भी साथ में थे, इनके साथ में थे। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद को वो 10 गज दूर से ही पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद जो है कि जवाब कुछ भी नहीं देते और अपना पिस्टल पे हाथ डालने लगते हैं। जैसे ही पिस्टल पे हाथ डाले दोस्तों कहा जाता है कर्नल वामर ने गोली चला दी और जैसे ही गोली चलाया तो उनके जांग में आकर के गोली लग गया। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के जांग में जब गोली लगा, ठीक है, तो जो है कि वो पेड़ के नीचे छिप गए, जामुन के पेड़ के नीचे छिप गए। ठीक है, तो तब तक में कहा जाता है कि विश्वेश्वर ठाकुर इलाहाबाद के कर्नलगंज के थाना के थे। ठीक है, जो विश्वेश्वर ठाकुर थे ये इलाहाबाद के, ठीक है, कर्नलगंज थाना के थे। वहां से बहुत सारा पुलिस गाड़ी लेकर के आए और इस पार्क को चारों तरफ से क्या किए? वो घेर लिए। वो पेड़ के नीचे छुपे हुए थे। ठीक है, पेड़ के नीचे छुपे हुए थे और इसको चारों तरफ से घेर लिए। ठीक है, और कर्नल वामर भी थे, इनके साथ ये भी थे और बहुत सारे गाड़ी आकर के जब घेर लिए, ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद बोले, ठीक है, आजाद के साथ सुखदेव थे, सुखदेव को बोले कि सुखदेव तुम जाओ यहाँ से, हम इन लोगों को अकेले देख लेंगे और तुमको अभी क्रांति को जिंदा रखना है। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों चारों तरफ से घेर के पुलिस ने जो है गोलियां पे गोलियां बरसाती रही। चंद्रशेखर आजाद अकेले लड़ते रहे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद अकेले लड़ते रहे और चारों तरफ से छुप करके उसके नाला के चारों तरफ में, नाला में अभी भी वो है दोस्तों, आज भी जाइएगा अल्फ्रेड पार्क, आज वो आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद पार्क में। ठीक है, आज भी ये पेड़ है, लेकिन वो पेड़ नहीं है दोस्तों, उसको बाद में लगाया गया पेड़ है वो। ठीक है, यहाँ जामुन का पेड़ था और उसी पेड़ के मतलब में वो छुप करके वो गोली चला रहे थे। ठीक है, और चारों तरफ से जब गोलियां बरसाने लगा तो चंद्रशेखर आजाद अकेले लड़ रहे थे दोस्तों। ठीक है, अकेले लड़ रहे थे। ठीक है, और मतलब कि गोली पे गोली जब वो लोग चला रहे थे, ठीक है, गोली तो कई बार कहा जाता है कर्नल वामर को भी इसने मारा दोस्तों, एक बार मारा तो यहाँ पे लगा कर्नल वामर का। ठीक है, और उसके बाद गोलियां जब बरसाने लगे, चंद्रशेखर आजाद को कई सारी गोलियां लग चुकी थी। उसके बाद जो है कि अंत में कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद का जो देखा कि पैर उनका बिखर चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चंद्रशेखर आजाद मारा गया। लेकिन जब वो जाता है अंग्रेज तो दूर से ही देखता है कि पहले उनको देख लिया कि मरा है कि नहीं मरा है। ठीक है, तो तब तक देखा कि
जब अंग्रेज उनके पास गए, विश्वास ही नहीं हो रहा था कर्नल वामर को कि चंद्रशेखर आजाद जो है कि मर गए। किसी व्यक्ति को विश्वास ही नहीं हो रहा था दोस्तों कि आजाद कैसे मर सकते हैं। लेकिन जब वो गए तो देखे कि एक गोली जो है यहाँ माइंड में इस पार से इस पार हो चुका है। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद बोले थे दोस्तों कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। उसको अंग्रेजों ने नहीं मारा। कहा जाता है कि उसने लड़ते लड़ते जब एक गोली बचा था तो उसने अपने आप को मार लिया। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के हाथे नहीं आया। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों को विश्वास ही नहीं हो रहा था दोस्तों। दूर से उनका गोली जब पैर को देखा, पैर बिखर चुका है, तो उनका पैर की तलवा में गोली मारा, पहले 3-4 गोली। उनका घुटना भी खराब हो चुका था। फिर भी अंग्रेजों को विश्वास नहीं हो रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जो है मरा है कि जिंदा है। वो जब मरे दोस्तों, ऐसे करके वो जो है पेड़ पे ऐसे सहारा पे था और ऐसे गिरा हुआ था। लेकिन अंग्रेज डर से नहीं सट रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद अभी मरा नहीं है। डर से सट नहीं रहे थे। और जब सटे भी तो दूर से ही गोली लेकर के ऐसे ऐसे पहले हटा लिए उनको। तब देखे कि जब उनका गोली देखे यहाँ लगा है तब जाकर के सटे। विश्वास नहीं हो रहा था दोस्तों चंद्रशेखर आजाद मारा गया। ठीक है, हालांकि मतलब भारतीय इतिहासकार ये बात स्वीकार नहीं करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने मारा है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारा है। लेकिन अंग्रेज आरोप लगाते हैं कि नहीं, जब मतलब चंद्रशेखर आजाद मरे थे तो उनके पास 400 रुपया था, 16 गोलियां बरामद था। दोस्तों आप ही सोचिए, ठीक है, उनके पास 16 गोली बरामद रहेगा तो वो गोली चलाएंगे नहीं? गोली चलाएंगे ना, उनको पकड़ पाएंगे नहीं। अब वो कहते हैं 400 रुपया। हालांकि दोस्तों इसका सच से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सच से कोई रिलेशन नहीं। उनके पास एक भी गोलियां नहीं बचा था। एक गोली बचा था तो वो भी अपने आप को मार लिए वो। ठीक है, लेकिन कहा जाता है दोस्तों जब चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि पूरे इलाहाबाद के हर एक जनता टूट पड़े दोस्तों उनको देखने के लिए। जिस पेड़ के नीचे, कहा जाता है कि जिस पेड़ के नीचे उनको गोली लगी थी, जहां उनका अमर हुए वो, ठीक है, शहीद हुए, ठीक है, वहां के लोगों ने मिट्टी भरना शीशा में स्टार्ट कर दिया दोस्तों उसकी यादों को रखने के लिए। उस पेड़ का पत्ता छाल सब लेकर के रखने लगे। वहां की मिट्टी को वो लोग माथे से लगाने लगे। और देश के हर युवा में, इलाहाबाद का हर जनता टूट पड़ा था दोस्तों चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए। कहा जाता है कि देश के युवाओं में ये भावना जग चुकी थी क्रांति का, इनके विचार पूरे देश में फैल चुके थे। और ऐसे ऐसे युवा दोस्तों जो 24 साल में अपने आप को गोली मार लिया, ठीक है, अपने देश की आजादी के लिए। इलाहाबाद का हर जनता रोया था उस दिन दोस्तों। कहा जाता है कि इस पेड़ को अंग्रेजों ने, ताकि वो क्रांति की भावना देश में फैले नहीं, तुरंत कटवा दिया और वहां से उनका नामो निशान मिटा दिया, ताकि देश के युवाओं में क्रांति न भर के, ठीक है, क्रांति न भर के, और वहां से उन पेड़ को जो है हटवा दिया। ठीक है, और कहा जाता है कि जब चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी, ठीक है, जब वो मरे थे तो उनको, उनकी जो है कि जब देश के युवाओं में, मतलब इलाहाबाद का हर एक जनता जो है सड़क पे आ चुका था। कहा जाता है कि उस घर इलाहाबाद में दोस्तों एक भी घर में खाना नहीं बना था चंद्रशेखर आजाद की जिस दिन शहादत हुई थी। ठीक है, एक भी लोगों में जो है घरों में खाना नहीं बना था। इलाहाबाद का शहर के रोडों पे हर इतना भीड़ उमड़ गया था दोस्तों। इतिहासकार लिखते हैं, ठीक है, इतिहासकार लिखते हैं इतना भीड़ था उस दिन कि कहा जाए तो ऊपर से अगर सरसों भी गिराया जाए, माघी जिसको कहते हैं, वो भी नीचे नहीं गिरेगा, इतना भीड़ था। कहा जाए तो इलाहाबाद का हर जनता रोया था। अंग्रेज, अब मतलब अंग्रेजी सरकार को लग गया था, अंग्रेजी सरकार पूरा हिल गया था। देश का हर युवा क्रांति चाहता था। बड़ी सी रैलियां निकाली गई दोस्तों इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद के थे में। और कहा जाता है इनके सब यात्रा पे दोस्तों, सब यात्रा पे पूरा इलाहाबाद उमड़ पड़ा था। अंग्रेजों ने, कहा जाता है कि तुरंत इनकी सबको जो है रसूला घाट में दाह संस्कार जल्दी से करवाया, ताकि जो है देश में जो है क्रांति की भावना और न फैल जाए। रसूला घाट में, ठीक है, रसूला घाट में जो है अंग्रेजों ने इसके दाह संस्कार करवाया दोस्तों। कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेता नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन कमला नेहरू जो पंडित नेहरू की पत्नी थी वो पहुंची थी। प्रतिमा सान्याल जो सचिन सान्याल की जो है पत्नी थी वो पहुंचे थे। पुरुषोत्तम दास टंडन ये लोग पहुंचे, लेकिन ये लोग लेट कर दिए थे दोस्तों। उनका तब तक दाह संस्कार हो गया था। लेकिन इलाहाबाद का एक एक जनता रोया था दोस्तों। ठीक है, अब देश का हर युवा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह बनना चाहता था दोस्तों। इनकी विचारधारा पूरे देश में फैल चुका था। उस समय अगर देश में चल रहा था, गांधी जी का दाम नीचे आ चुका था दोस्तों। और देश का हर युवा उस समय क्रांतिकारी बनना चाहता था। क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए मरना मिटना चाहता था, क्योंकि ये ऐसे युवा, देश में ऐसा मैसेज जा चुका था कि एक विचारधारा की लड़ाई ये लोग लड़ रहे थे। सिर्फ गोली और बंदूक से आजादी नहीं चाहते थे, इनका भी एक विचारधारा था, समाजवाद लाना था। ठीक है, देश में साम्राज्यवाद का नाश हो, समाजवाद आए, गरीबों और मजदूरों को वास्तविक हक मिले, इसके लिए ये लोग लड़ाई लड़ता था। और अब देश के हर युवाओं में, हर परिवार में ये सोचना जा चुकी थी। देश का हर युवा क्रांतिकारी बनना चाहता था। अंग्रेजी सरकार हिल चुका था। ठीक है, और कहा जाता है इनके विचारों को पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, मतलब कि इनके विचारों को जो है वहां पे भाषण दिए, कमला नेहरू भाषण दिए। ठीक है,
पुरुषोत्तम दास टंडन भाषण दिए कि चंद्रशेखर आजाद और इन क्रांतिकारियों का विचारधारा ये है, ठीक है, विचारधारा ये है, उनकी विचारधारा को फैलाए पूरा देश में और देश का हर युवा इससे मतलब कि आंदोलित हुए, क्रोधित हुए, ठीक है, कहीं के अंग्रेजी सरकार इनके साथ गलत की है। तो ये दिन था दोस्तों जब चंद्रशेखर आजाद को यहाँ गोली, वो 27 फरवरी का दिन था, ठीक है, आज ही के दिन ये अपने आप को गोली मार लिए थे, ठीक है। और जब गोली मार लिए तब भगत सिंह इस समय जेल में था दोस्तों। अब उनको फांसी कब हुआ, ये 1927 का दिन है, सॉरी 1931, ठीक है। अब भगत सिंह को फांसी हुआ 31 मार्च को, सॉरी 23 मार्च 1931 को, यानी 1 महीना बाद। लेकिन कहा जाता है दोस्तों अगर चंद्रशेखर आजाद जिंदा रहते तो भगत सिंह को कभी फांसी लगने नहीं देते, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी लगने कभी नहीं देते। लेकिन दुर्भाग्य था दोस्तों, ठीक है, भारत ही भारतीयों का दुश्मन है, ठीक है, अपने लोग ही दुश्मन होते हैं, ठीक है। और इस कारण से जो है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों अमर हो गए और आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में है, हर युवाओं के दिल में है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद तो चल गए दोस्तों, लेकिन उनके विचार आज भी नहीं गए, ठीक है। वो कहते थे मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, ठीक है। और इनके पिस्टल के बारे में कहा जाए तो दोस्तों इसको इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया है। इसको कर्नल वामर इंग्लैंड लेकर के चल गए थे, लेकिन फिर से भारतीय लोगों ने 1970 में इसका डिमांड किया, ठीक है, और तब जाकर के इसको यहाँ पे रखा गया, ठीक है। आज भी इलाहाबाद के, ठीक है, ये जो पार्क है वहां पे संग्रहालय में उनको रखा गया है। आज भी आप जाइएगा, ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद की वो जज्बातें आपके अंदर में क्रोधित हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, वही चीजें याद आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कहते थे कि चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इनकलाब की जलवाएं लिपटे मेरे बदन में है। कहते हैं कि मौत जहां जन्नत है, ये कहते थे कि मौत जहां जन्नत है, ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है, ठीक है। तो ऐसी जज्बात रखने वाले क्रांतिकारी वीर शहीद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का ये जीवन संघर्ष था दोस्तों, ठीक है। हालांकि इनका जीवन संघर्ष तो और बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन इन युवाओं ने जो अपने देश के लिए कुर्बानियां दी है हम लोगों की उम्र में दोस्तों, ठीक है, इनको भूला नहीं जा सकता है। आज भी हिंदुस्तानी के हर युवाओं में, हर देश के लोगों में कहीं कहीं ये इनकी विचारधारा, इनकी क्रांतिकारी जज्बात भी जिंदा है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका चंद्रशेखर आजाद की कहानियां, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के दिन ऐसे क्रांतिकारियों को नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियो बना पाऊं, ठीक है। चलिए थैंक यू।